हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास में सामान्य धन के अंतर्गत हम सब जिस महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं वो अध्याय मौर्य काल है। और मौर्य काल से संबंधित हमने कई वीडियोस अब तक अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे मौर्य काल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणात्मक एक जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी चैप्टर के बारे में, वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा होगा, ऐसी मैं कामना कर रहा हूं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। इसके पहले के क्लास में हमने मेगास्थनीज के इंडिका की बात की, हमने जो है बात की थी कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के बारे में। आज के क्लास में अब उस साहित्यिक साक्ष्य के दायरे से बाहर निकलकर हम सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे। और पुरातात्विक साक्ष्य की या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की जब भी बात की जाती है तो इसका तात्पर्य होता है कि उसके विभिन्न स्थलों के उत्खनन से किसी तरह का कोई पुरावशेष तो नहीं मिले, या फिर कह सकते हैं कि कोई जैसे पिलर जो है, पिलर्स पर लिखा हुआ अभिलेख हो गया, या फिर चट्टानों पर खुदा हुआ अभिलेख, या फिर कोई मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो वो मिट्टी के बर्तन कैसे हैं, या फिर कोई करेंसीज या आहत मुद्राएं या किसी भी तरह की मुद्राएं मिली है तो वो मुद्राएं कैसी है, गुफाएं मिली है तो गुफाएं कैसी है, चित्रकला के प्रमाण जो है अगर किसी दीवार पर अंकित मिलता है तो वो दीवार, तो ये सारी जो एविडेंसेस है वो किसी न किसी रूप में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का काम करता है। तो आज की इस क्लास में हम ऐसे ही कुछ मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे। मौर्य काल के अंतर्गत जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उस पुरातात्विक साक्ष्य को हम कई भागों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब हम लोग नोट करेंगे, लिखे बीच में पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, पुरातात्विक साक्ष्य में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, इसको जो है तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत के क्लास में भी बताया था। इसको तीन भागों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और वो तीन भाग क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा मुद्रा, दूसरा है अभिलेख, ठीक है, तीसरा हो जाएगा उत्तरी, तीसरा हो जाएगा मृदभांड, मृदभांड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मुद्रा को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, क्वाइंस कहा जाएगा। अभिलेख को इंग्लिश में कहा जाएगा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन कहा जाएगा। और मृदभांड को कहा जाएगा WARE, वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मुद्रा के अंतर्गत हम लोग शामिल करेंगे किसको, आहत मुद्रा को। यहां आहत मुद्रा को शामिल करेंगे। और जबकि मृदभांड की अगर हम बात करें तो उत्तरी काली पॉलिशदार, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड को शामिल करेंगे। ठीक है, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, और अभिलेख अभी हम फिलहाल छोड़ रहे हैं क्योंकि अभिलेख के बारे में अलग से बात करेंगे, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है। तो सबसे पहले हम आहत मुद्रा को देखेंगे, इसके बाद मृदभांड को देखेंगे, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आहत मुद्रा, अलग से आप लोग नोट करेंगे, आहत मुद्रा, इंग्लिश में इसको कहेंगे पंचमार्ग्ड क्वाइंस। ठीक है, और इसको हिंदी में भी याद रखिएगा, हिंदी में भी जो है सवाल अक्सर जो है पूछ लिया जाता है, पंचमार्ग्ड सिक्के ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आहत मुद्राएं। ठीक है, ये आहत मुद्रा, इसका याद रखिएगा सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 5th सेंचुरी BC में। ठीक है, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी मिलेगा। और इस काल को जो है क्या कहा जाता है, बौद्ध युग कहा जाता है।
इसे ही द्वितीय नगरीय क्रांति का काल कहा जाता है। ठीक है, इसे ही द्वितीय नगरीय क्रांति का काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है, इसे ही 16 महाजनपद का काल कहा जाता है। तो एक तरफ कह सकते हैं कि आहत मुद्रा, इसे पंच मार्क्ड कॉइन्स कहकर पुकारा जाता है। इसे हिंदी में इस तरह से हमने लिखा है क्योंकि इस तरह से सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं, तो कभी कभार आहत मुद्रा न लिखकर पंच मार्क्ड सिक्के लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग 5th सेंचुरी BC में हुआ था। और आपको ये पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हमने आपको बताया था तो वहां पर किसी भी पुरा स्थल से अब तक कि मतलब ये कह सकते हैं कि वहां पर किसी भी पुरा स्थल से किसी तरह के सिक्के के प्रमाण नहीं मिले। ठीक है, इसके बाद जब वैदिक काल में हम प्रवेश करते हैं तो यद्यपि ऋग्वेद में उल्लिखित एक शब्द निष्क के बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि वो सिक्के थे, वहां पे प्रचलित सिक्का था, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो सिक्का ना होकर गले में पहना जाने वाला सोने का एक कीमती हार था, जिसका प्रयोग कभी किसी कीमती वस्तु के आदान प्रदान में कर लिया गया होगा। और इसीलिए इतना बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि किसी वस्तु के आदान प्रदान में यदि निष्क का प्रयोग हो रहा है तो बहुत सारे विद्वानों ने सोचा कि निष्क जो है वो सिक्का ही है। लेकिन इस संबंध में ध्यान रखना है कि प्रचलित मत यही है कि निष्क गले में पहना जाने वाला सोने का एक कीमती हार था, ना कि सिक्का था। ठीक है, तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वो संपूर्ण वैदिक काल हो, दोनों कालों से सिक्कों के चलन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो भारत के इतिहास में ज्ञात जो प्राचीनतम सिक्के हैं उस प्राचीनतम सिक्के को आहत मुद्रा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, उसे आहत मुद्रा के नाम से पुकारा जाता है। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि इसका पहली बार प्रयोग 5th सेंचुरी BC में, लेकिन जब इसका पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग की बात आएगी, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम जब प्रयोग की बात आएगी तो ध्यान ही रखिएगा इसका सही जवाब होगा मौर्य काल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य काल, यानी कि मौर्य काल में आहत मुद्राओं का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वो हुआ था। ठीक है, और आहत मुद्रा के बारे में फिर से याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास के ज्ञात प्राचीनतम सिक्के हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास के ज्ञात प्राचीनतम सिक्के, ठीक है, नॉन ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो कौन है? आहत मुद्रा। ठीक है, ज्ञात प्राचीनतम सिक्के, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आहत मुद्रा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे देखना, आहत मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग 5th सेंचुरी BC में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग मौर्य काल में हुआ था। इसलिए मौर्य काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत के तौर पर आहत मुद्राओं का रोल जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं पाता है, फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब देखिए, आप बोलोगे कमी क्या है, तो कमी ये है कि ये आहत मुद्रा जो जारी करने वाला शासक होता था, जारी करने वाले शासकों के तस्वीरों का इस पर अंकन नहीं होता था, कोई डेट का अंकन, कोई तिथि का अंकन नहीं होता था, और न ही उस पर किसी तरह का कोई अभिलेख जो है वो कहे कि अभिलिखित होता था या इंस्क्राइब्ड होता था। तो जहां पर तिथि का मेंशन नहीं है, जहां पर जारी करने वाले शासकों के तस्वीरों का अंकन नहीं है, जहां पर किसी तरह का कोई अभिलेख उस पर अंकित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह उस तरह से किसी काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा जिस तरह से अभिलिखित कोई वस्तु या फिर जो है डेट, तिथि युक्त कोई वस्तु होती है, वो जिस तरह से किसी युग के इतिहास की निर्मिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, वैसे इस तरह के सिक्के जो है वो कर नहीं पाते। फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि फिर भी इन सिक्कों से क्या होता है कि इन सिक्कों से जहां पर डेट नहीं है, जहां पर अभिलेख नहीं है, लेकिन कम से कम क्या होता है कि साहित्यिक साक्ष्यों में अगर किसी तरह का उल्लेख है तो उसके साथ कंपैरिजन करके इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की जा सकती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर सिक्कों में मिलावट जो है वो क्या है कि ज्यादा है,
मिलावट ज्यादा है, प्योरिटी कम है, इसका मतलब है माली हालात जो है वो खराब रहे होंगे, ठीक है। और अगर जो है सिक्के, ठीक है, अगर सिक्कों में प्योरिटी ज्यादा होगी, धातुओं की जो कह सकते हैं उसमें मिलावट जो है मात्रा कम होगी, तो इसका मतलब है राज्य की माली हालात अच्छे होंगे। दूसरी बात कि वो सिक्के जहां जहां से प्राप्त होंगे वो सारे क्षेत्र शासन करने वाले शासक का साम्राज्य, उसके साम्राज्य के अंतर्गत आएगा। और अगर वह जो है किसी और देश में प्राप्त हुआ है तो उस वैसे देश के साथ हमारे व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ये सारी जानकारियां जो है इससे पता चलती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये जो आहत मुद्रा है, इस आहत मुद्रा की अगर हम बात करें, ठीक है, इस आहत मुद्रा की बात करें तो ये आहत मुद्रा की अगर धातु की बात करें तो ये मुख्य रूप से किसके बने होते थे? चांदी के। यद्यपि तांबे के भी कुछ आहत मुद्राओं के उदाहरण प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसका ये मुख्यतः जो है वो किसका हो जाएगा? चांदी का, ठीक है, चांदी का। और चांदी के जो आहत मुद्रा होते थे, उस आहत मुद्रा में दो सिक्के बहुत फेमस थे, पर्ण और दूसरा हो जाएगा कारशापर्ण, ठीक है, पर्ण कारशापर्ण। और तांबे के दो सिक्के जो है वो हो जाएंगे माशक व काकणी, ठीक है, माशक व काकणी, पर्ण, कारशापर्ण, माशक व काकणी। और पर्ण जो है ये ध्यान रखिएगा, पर्ण जो है वो क्या है कि सर्वाधिक प्रचलित आहत मुद्रा, ठीक है, ये सर्वाधिक प्रचलित था, जो 3/4 तौले के बराबर, 3/4 तौले के बराबर चांदी का सिक्का होता था, ठीक है। ये 3/4 तौले के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था। और आहत मुद्रा की अगर हम बात करें तो इसकी जो कमियां है या ये है लेख विहीन है, लेख विहीन, ठीक है, लेख विहीन है। दूसरा हो जाएगा तिथि विहीन, तिथि विहीन, ठीक है। इसके बाद जारी करने वाले शासकों, जारी करने वाले शासकों के तस्वीरों का अंकन नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये आहत मुद्रा लेख विहीन है, इसमें किसी तरह के लेख का अंकन नहीं है। दूसरी बात, यह तिथि विहीन है, ठीक है, इसमें किसी तरह के डेट का, दिनांक का अंकन नहीं है। तीसरी बात, जारी करने वाले शासकों के तस्वीरों का अंकन नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो ये काकणी है ना, ये काकणी के बारे में एक सवाल आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है महास्थान, जो वर्तमान बांग्लादेश के बोगरा जिले में है। उस महास्थान में काकणी नामक सिक्के का उल्लेख है, इसलिए काकणी नामक सिक्के का अभिलेख या जो साक्ष्य है वो साक्ष्य कहां से मिलता है? महास्थान अभिलेख से। तो ये जो है काकणी सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है। सर्वप्रथम ये अभिलेखीय साक्ष्य काकणी नामक सिक्के का कहां से मिलता है? महास्थान अभिलेख है, ठीक है। और ये जो है वो कहां पे है? बोगरा जिला बांग्लादेश, ठीक है, बोगरा जिला बांग्लादेश में स्थित है। और इसका संबंध जो है वो किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। जो महास्थान अभिलेख है ये मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी बताऊंगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब अभिलेख की बात करेंगे, ठीक है। तो आहत मुद्रा, पंचमार्क्ड क्वाइंस। अब देखिए इसके बारे में क्या होगा, कहीं लिखना होगा, कहीं बोलना है, तो आप इसके आधार पर इतनी सारी जानकारियां अगर आपके पास है तो आप इसको सजाकर आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के ज्ञात
प्राचीनतम जो सिक्के हैं उस सिक्के को आहत मुद्रा के नाम से, इसे पंच मार्क्ड क्वाइंस के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये भारतीय इतिहास के ज्ञात प्राचीनतम सिक्के हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 5th सेंचुरी बीसी में बौद्ध युग में किया गया था, जबकि भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था, या फिर दूसरी नगरीय क्रांति हो रही थी, या फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, तो उसी समय आहत मुद्राओं का प्रयोग भारत में सबसे पहली बार हुआ। लेकिन सबसे पहली बार इन आहत मुद्राओं का बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय स्तर का प्रयोग जो है वो किस काल में हुआ था? मौर्य काल में। आपको पता है मौर्य काल का जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य जो है वो अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया था। तो जितना बड़ा साम्राज्य था, उन सारे क्षेत्रों में जहां जहां सीमाएं जो है उनकी लगती थी मौर्यकालीन शासकों की, वहां वहां तक जो है ऐसे सिक्कों के जो है वो क्या है कि प्रमाण मिले हैं। इससे क्या होता है कि ऐसे सिक्कों से जो शासन करने वाले शासक है, उन शासकों का हम क्या कर सकते हैं, उसके साम्राज्य की सीमा का निर्धारण जो है वो भी क्या है कि किया जा सकता है। ठीक है, तो मौर्य काल में आहत मुद्राओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारंभ हुआ। लेकिन आहत मुद्रा जो है वो मुख्य रूप से चांदी के बनते थे। यद्यपि तांबे के भी कुछ आहत मुद्राओं के उदाहरण मिले हैं, लेकिन चांदी और तांबा के अतिरिक्त किसी अन्य धातु के कहा जाता है कि आहत मुद्राओं के प्रमाण नहीं मिले, यानी सोने का नहीं मिला। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मौर्य काल में सोने का सिक्का नहीं चलता था। ठीक है, मौर्य काल तक की बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास में हिंदुस्तान में सोने का सिक्का नहीं चलता था, ये याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चांदी के मुख्य रूप से सिक्के मिले हैं, और चांदी के जो सिक्के हैं वो पर्ण, कारशापर्ण, दो तरह के सिक्के हैं। जब तांबे की बात आती है तो माशक और काकणी, ठीक है, माशक और काकणी नामक सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसमें से इन चारों सिक्कों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो सिक्के हैं वो पर्ण कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और काकणी जो तांबे का सिक्का था, इसका सर्वप्रथम अगर अभिलेख की बात की जाए कि जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान अभिलेख है, जो कि बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दो ही अभिलेख मिले, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं कई बार चर्चा जो है वो कर चुका हूं। एक तो मिला है गोरखपुर जिले में सोहगोरा नामक स्थान में, ठीक है, वो सोहगोरा अभिलेख है। और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य का जो अभिलेख है वो बांग्लादेश में मिला है, बोगरा जिले में महास्थान नामक स्थान से। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद आप जो है लिख सकते हैं, या लेखविहीन है, तिथिविहीन है, और जारी करने वाले शासकों की तस्वीरों का अंकन इस पर नहीं है। लेकिन जब देखेंगे यही जब आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जाएंगे तो वहां पर डेट का अंकन या लेख का अंकन मिलने लगेगा, और जारी करने वाले शासकों के तस्वीरों का भी अंकन ऐसे सिक्कों पर जो है मिलने लगेगा। ठीक है, और यह ध्यान रखना है कि यह आहत मुद्रा को आहत मुद्रा इसलिए कहा जाता था कि जैसे चांदी के सिक्के बनने अगर होते थे तो चांदी के सिक्के को क्या है कि उसको जो है उसको आग में थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए चांदी को छोड़ दिया जाता था। तो चांदी का पत्थर जब सॉफ्ट हो जाता था तो उसे कई टुकड़ों में काट लिया गया, और उसमें किसी पंचिंग मशीन में इसमें पेड़ पौधे, मयूर, चंद्र, पर्वत, इसका अंकन उभरे हुए शक्ल में होता था, और उसमें जाके ऐसे जो है पंचिंग की जाती थी। तो जब पंचिंग की जाती थी तो इसमें जो आकृति होती थी वो उसमें जाके उभर जाती थी। तो इसलिए यह ध्यान रखना है कि ये जो आहत मुद्रा है ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सांचे से ढाला जाने वाला सिक्का नहीं था। अभी सांचे से सिक्कों को ढालने की, यानी एक समान हर एक सिक्के के निर्माण की यहां पर जो है वो अभी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, और ध्यान यहां पर यह रखिएगा कि मौर्य काल में क्या था कि मौर्य काल में जो टकसाल, जहां सिक्के ढाले जाते थे उसको क्या कहा जाता है? टकसाल। ठीक है, टकसाल विभाग का जो अध्यक्ष होता था, ये बहुत बार सवाल पूछा गया। ठीक है, जो अध्यक्ष होता था उसे लक्षणा, ठीक है, उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, टकसाल विभाग का अध्यक्ष जो है वो क्या कहलाता था? लक्षणा अध्यक्ष कहलाता था। और एक और ध्यान रखना है कि जो सिक्के बन जाते थे उस सिक्के की शुद्धता की परख करने वाला जो अधिकारी होता था उसे रूप दर्शक कहा जाता था। ठीक है, तो सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला
अधिकारी क्या कहलाता था? रूप दर्शक। ठीक है, वो कहलाता था रूप दर्शक। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल आ चुका है। लक्षणाध्यक्ष हो गया और रूप दर्शक। लक्षणाध्यक्ष हो गया टकसाल विभाग। टकसाल विभाग का मतलब हो गया कि जहां पर सिक्के ढाले या बनाए जाते थे, ठीक है, तो उसका जो अध्यक्ष हो गया वो लक्षणाध्यक्ष हो गया। और सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला जो अधिकारी होता था उसे रूप दर्शक कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, तो ये है आहत मुद्रा। ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के तौर पर जो है वो कार्य करता है। अब हम लोग जो है दूसरा जो टॉपिक है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, वो है मृदभांड। ठीक है, वो है मृदभांड। मृदभांड, ठीक है, यानी मृदभांड का मतलब है मृदा के बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, इसको पॉटरी या WARE वेयर, ठीक है, पॉटरी या वेयर हो गया। और मौर्य काल में जो प्रचलित जो है मिट्टी के बर्तन थे वो उत्तरी काली पॉलिशदार, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कहा जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसको शॉर्ट में देखिए ऐसे भी लिखा रहता है, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, ऐसे लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा NBPW। ठीक है, मिट्टी के बर्तन पोट्री या वेब हो गया, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, और इसके संबंध में भी उसी तरह की बातें होंगी जिस तरह की बातें मुद्रा के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? वही 5th सेंचुरी BC में। ठीक है, यानी कि बौद्ध युग में, यानी कि द्वितीय नगरीय क्रांति में। ठीक है, बौद्ध युग में। लेकिन जब सवाल आएगा सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर प्रयोग की बात आएगी। ठीक है, सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर प्रयोग की बात आएगी तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा मौर्य काल में। ठीक है, तो सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वो मौर्य काल में किया गया, जबकि सर्वप्रथम प्रयोग 5th सेंचुरी BC में बौद्ध युग में किया गया। ठीक है, अब देखिए मिट्टी के बर्तन से कैसे आप किसी भी काल की जो है पहचान कर सकते हो। ठीक है ना, एक सवाल आता है बड़ा, मतलब जो है वो टिपिकल सवाल होते हैं और उसमें अगर आप नहीं जानते तो वो निश्चित रूप से थोड़ा कठिन लगते हैं। ठीक है ना, ऐसे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन समझिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा वैदिक युग, आ जाएगा वैदिक एज आएगा, और वैदिक एज में भी जो है 2 काल आएगा। ठीक है, एक हो जाएगा अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा आ जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 6th सेंचुरी BC। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद आएगा बौद्ध युग। बौद्ध एज या मौर्य काल है ना, बौद्ध युग नहीं, मौर्य काल। ये सब अपना डाउन ये कर लीजिएगा, नोट जरूर करिएगा। ठीक है ना, मौर्य पीरियड। अब यहां पे देखिए कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे आप, ठीक है, मिट्टी के बर्तन यहां पर जो है कैसे मिट्टी के बर्तन होते थे? काले एवं लाल मृदभांड,
काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जब हम पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा गैरुवर्णी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल की बात आएगी तो यहां पे आ जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, यहां पे गैरुवर्णी मिट्टी के बर्तन हो जाएगा, उधर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। 6th सेंचुरी बीसी की बात आएगी तो यहां पर आ जाएगा उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, NBPW हो जाएगा। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, वही उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, तो यहां पे हो गया रेड एंड ब्लैक वेयर। ये हो जाएगा ओकर कलर्ड पोटरी। इसको इंग्लिश में कहेंगे, शॉर्ट में कहेंगे OCP। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड को इंग्लिश में ध्यान रखिएगा पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाएगा और शॉर्ट में कहा जाएगा PGW। ठीक है, और जब उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड की बात आएगी तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, शॉर्ट में NBPW। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे आएगा। एक तो सवाल आएगा कि मिट्टी के जो बर्तन है उसको क्रम से सजाएं। तो आप देखिएगा सबसे पहले काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जब पूर्व वैदिक काल की बात आएगी तो गैरुवर्णी मिट्टी के बर्तन ओकर कलर्ड पोटरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड की बात आएगी। जब पेंटेड ग्रे वेयर की बात आएगी तो आप यहां पे देखिएगा उत्तर वैदिक काल से ही सबसे पहली बार आपको मालूम है लोहे का प्रयोग जो है सबसे पहली बार प्रारंभ जो हुआ था वो किस काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में। तो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में, यानी जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग प्रारंभ हुआ और इसी समय लोहे का प्रयोग भी प्रारंभ हो जाता है। यानी कि सवाल जब आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा कि लोहे के प्रयोग का प्रारंभ का संबंध है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बर्तन से। तो काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, गैरुवर्णी मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, ये 4 तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप देखिएगा चित्रित धूसर मृदभांड के प्रयोग का दौर उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होता है और प्रारंभ फिर होता है लोहे के प्रयोग का दौर। तो चित्रित धूसर मृदभांड के प्रयोग का दौर लोहे के प्रयोग का दौर हो जाएगा। सवाल जब आएगा कि लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया, तो वो 6th सेंचुरी बीसी में था। यानी कि लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग का जब दौर आएगा तो उस समय आएगा NBPW। तो 2 तरह के सवाल आते हैं, लोहे के प्रयोग का प्रारंभ का संबंध किस मिट्टी के बर्तन से है, तो चित्रित धूसर मृदभांड से। उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड के युग में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो है वो क्या है कि, या फिर ऐसे सवाल आ सकता है कि दूसरी नगरीय क्रांति, अब इस काल में दूसरी नगरीय क्रांति का संबंध किस मृदभांड से है, तो उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड से हो जाएगा। 16 महाजनपदों का उदय किस मिट्टी के बर्तन की कल्चर से संबंधित है, तो उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। द्वितीय नगरीकरण का संबंध या जैन और बौद्ध जैसे धर्मों के उदय का संबंध किस मिट्टी के बर्तन की संस्कृति से है, तो वो हो जाएगा उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। तो इस तरह के सवाल आते हैं और अगर इसका क्रम आपको पता नहीं है तो आप इसके बारे में निश्चित रूप से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो एक बार फिर से कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, रेड एंड ब्लैक वेयर हो गया। पूर्व वैदिक काल में गैरुवर्णी, ठीक है, गेरुआ कलर के जो मिट्टी के बर्तन, ठीक है, गैरुवर्णी मिट्टी के बर्तन, इसको ओकर OCHRE ओकर कलर्ड पोटरी, ठीक है,
ओसीपी का प्रयोग जो है वो क्या है कि प्रारंभ हुआ। और जब लेटर वैदिक पीरियड की बात आती है, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग प्रारंभ होता है। लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में होता है। और जब लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारंभ हुआ उस समय मिट्टी के बर्तन में उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। और इसी समय नगरों का उदय हुआ, इसी समय सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, जिसके परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ। और जब मौर्य काल का समय आया तो उस समय उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड का बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वो प्रारंभ हो गया। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने मुद्रा के बारे में बात किया और उसके बाद उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। अच्छा, आपके मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा कि ये तो हो गया फैक्ट्स, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन उस काल के इतिहास की जानकारी कैसे दे सकते हैं? तो इस रूप में दे सकते हैं कि जैसे मिट्टी के बर्तन को अगर हम तरह तरह के कलर का बनाएंगे, पहले जो है मिट्टी के बर्तन, पहले तो लोग जो है भोजन पकाना जानते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, कंद मूल फल फूल इत्यादि खाते थे। फिर क्या हुआ, कृषि का महत्व बढ़ा, ठीक है, कृषि का महत्व बढ़ा, मतलब आग का आविष्कार हुआ। तो आग का आविष्कार हुआ तो वो क्या है कि वो भोजन को पकाने की कला की जानकारी उनको मिल गई। तो जब भोजन पकाएंगे तो आप हाथ में तो पकाओगे नहीं, आपको क्या चाहिए, बर्तन चाहिए। तो हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन जो है, हैंडमेड पोटरी जो है, हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन के प्रयोग का एक दौर जो है वो क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ हो जाता है तो वहां पर भी जो है वो क्या होता है कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, कुम्हार के चाक का जब निर्माण हुआ, उसका आविष्कार हुआ, तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनने लगे। और इसके दो फायदे हो गए। पहला फायदा क्या है कि जो हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तन होते थे वो उतने खूबसूरत नहीं होते थे जितना कि चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन है अब कला के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा परिष्कृत और भी ज्यादा जो है मतलब एक कह सकते हैं सुसज्जित जो है बनने लगे। वो जो है सुकृति जिसको कहते हैं ना, वो जो है उस रूप में वो मतलब जो है वो क्या है कि आने लगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि चाक से मिट्टी के बर्तन बनने का एक लाभ यह हुआ कि अब मिट्टी के बर्तन बड़ी संख्या में बहुत कम समय में जो है वो क्या है कि बनने की स्थिति आई, ठीक है। तो ये जो है परिवर्तन हुआ। इसके बाद क्या होगा कि समय और बीतेगा, कुम्हार के चाक से निर्मित मिट्टी के बर्तन का प्रयोग प्रारंभ हुआ, समय और बीतेगा, लोगों को लगा कि काश इसको थोड़ा कलर कर दिया जाता तो मजा आ जाता। तो फिर क्या हुआ, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग प्रारंभ हुआ। समय और बीता, लोग उससे यूज्ड हो गए, तो उनको लगा कि नहीं थोड़ा और कलर किया जाए। तो और कलर किया जाए तो गेरू वर्णी मिट्टी के बर्तन आए, ओकर कलर्ड पोटरी ओसीपी आया, ठीक है। फिर इसका प्रयोग होने लगा। कुछ समय के बाद फिर से लोगों को लगा कि काश इसको थोड़ा सा और कलर कर दिया जाता तो मजा आ जाता। तो यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड आया। फिर कुछ समय के बाद फिर उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, यानी कि इन सभी मिट्टी के बर्तनों में सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का मिट्टी का बर्तन जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। ये जो है सबसे उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन होंगे, ठीक है। लोहे के प्रयोग से संबंधित मिट्टी के बर्तन चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। लोहे के प्रयोग से संबंधित, लोहे का प्रयोग का बड़े पैमाने पर संबंध जो है वो किसका हो जाएगा, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड का, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी पेशकश है ये जो है आपको पसंद आया होगा, और निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत छोटे छोटे से वीडियोस में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ आप तक पहुँच जाए। और इसे देखिए, कमेंट्स जरूर करिए, कमेंट्स में कहीं ना कहीं कंजूसी है। फिलहाल ये आप पर आपका फ़र्ज़ है, आप अदा करें या ना करें, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है वो मैं अदा करता रहूँगा। फिलहाल कल मैं फिर से अभिलेख या साक्ष्य के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय वीर भारत।